आज हम पढ़ेंगे कार्ब एल्यूमिनियम का रसायन। किसे कहेंगे? कार्ब एल्यूमिनियम। जब एल्किल समूह का जो कार्बन है, एल्किल समूह का कार्बन किससे जुड़ा हुआ हो? एल्यूमिनियम धातु परमाणु से जुड़ा हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक कहेंगे। जब एल्किल समूह का कार्बन एल्यूमिनियम धातु परमाणु से जुड़ा रहता है तो वो क्या कहलाते हैं? हमारे कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक कहलाते हैं। एल्किल समूह का जो कार्बन है किससे जुड़ा हुआ हो? एल्यूमिनियम धातु परमाणु से। क्या होते हैं? हमारे कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक होते हैं। और कार्ब एल्यूमिनियम जो यौगिक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 3 प्रकार के। 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला है हमारा कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक जो 3 प्रकार के होते हैं उनमें पहला है हमारा एल्किल एल्यूमिनियम, एल्किल एल्यूमिनियम हैलाइड, RnLH3 से कहा था N तक प्रकार के यौगिक, प्रकार के यौगिक। और जो इनमें बंध पाया जाता है वो कौन सा होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, जो हमने पढ़ा था डाइमर वगैरह जो होते हैं, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध उपस्थित होता है। साथ में लिख लेंगे इसमें RnLH3N प्रकार के यौगिक में 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन प्रकार का बंध पाया जाता है, बंध पाया जाता है। यह है हमारा पहला प्रकार। उसके बाद दूसरा इसका हम प्रकार देखें तो दूसरा प्रकार है हमारा टेट्रा एल्किल, यानी जिसमें जो एल्यूमिनियम धातु परमाणु है उससे कितने एल्किल समूह जुड़े रहते हैं? 4 एल्किल समूह इससे संयोजित रहते हैं। 4 एल्किल समूह एल्यूमिनियम धातु परमाणु से जुड़े रहते हैं। तो दूसरा जो प्रकार है हमारा वो हो जाएगा धातु, और कितने एल्किल समूह जुड़े रहेंगे? 4। तो कितने हैं? R4Al, टेट्रा एल्यूमिनियम, सॉरी टेट्रा एल्किल एल्यूमिनियम प्रकार के यौगिक। और इनकी जो प्रकृति है वो कैसी होती है? आयनिक होती है। यौगिक आयनिक प्रकृति की, आयनिक प्रकृति के होते हैं। और तीसरा और लास्ट है हमारा, पहला तो हो गया हमारा एल्किल एल्यूमिनियम हैलाइड वाला, दूसरा हो गया टेट्रा एल्यूमिनियम जिसमें 4 एल्किल समूह एल्यूमिनियम धातु से जुड़े रहते हैं, और लास्ट वाला जो असंतृप्त एल्किल समूह के पाई इलेक्ट्रॉन से जुड़े एल्यूमिनियम धातु परमाणु वाले यौगिक होते हैं हमारे असंतृप्त। असंतृप्त कौन कौन से होते हैं? एल्किल और एल्किन और एल्काइन, असंतृप्त एल्किल समूह, असंतृप्त एल्किल समूह के पाई इलेक्ट्रॉन, एल्किल समूह के पाई इलेक्ट्रॉन से जुड़े एल्यूमिनियम धातु परमाणु वाले यौगिक। तो ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखा हमने कौन सा होता है, जिसमें क्या होता है, जो यहाँ पे इस प्रकार RnLH3 जो प्रकार है इसमें क्या होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन प्रकार का बंध पाया जाता है। दूसरा जो प्रकार है उनकी प्रकृति कैसी होती है? आयनिक होते हैं। और तीसरे जो असंतृप्त एल्किल समूह होते हैं उसके पाई इलेक्ट्रॉन किससे क्या जुड़े रहते हैं? एल्यूमिनियम धातु परमाणु जुड़ा रहता है पाई इलेक्ट्रॉन से। तो ये 3 प्रकार थे हमारे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इनको बनाने की विधियां। कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक को किस प्रकार से बनाया जाता है, उसकी कौन कौन सी विधियां हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब टॉपिक डालना बनाने की विधियां। किसको? कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों को बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, बनाने की विधियां। तो देखो हमारी पहली बनाने की विधियां, विधियों में पहली जो विधि है वो है हमारी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। देखो
इसमें क्या करेंगे हम, ग्रिग्नार अभिकर्मक के द्वारा कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक का निर्माण करते हैं। तो देखो इसमें क्या किया जाता है, जो ग्रिग्नार अभिकर्मक होता है हमारा, ये मान ग्रिग्नार अभिकर्मक RMgCl, ये ग्रिग्नार अभिकर्मक हो गया हमारा। ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में। किसके साथ करवा रहे हैं, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभी क्रिया करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे इनमें अगर हम बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक इधर हुआ तो इस पे क्या आ गया नेगेटिव, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव। यहाँ से क्लोरीन, यहाँ पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो देखो यहाँ से क्या बाहर निकल गया, -MgCl और एक ये Cl, ये देखो प्लस और ये माइनस, तो ये Cl MgCl2 यहाँ से निष्कासित हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम से क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे एल्किल समूह इससे जुड़ जाएगा। तो एल्यूमिनियम और इससे कौन सा एल्किल समूह, क्लोरीन कितने, 2, 1 और ये 2। इसकी अभिक्रिया वापिस हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ करवाएंगे। ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं वापिस, उसी प्रकार से वापिस बॉन्ड टूट जाएंगे यहाँ पे। तो वापिस यहाँ से MgCl2 बाहर निकल जाएगा और कितने, अब एल्किल समूह कितने हो जाएंगे, एक और इससे आगे जुड़ जाएगा एल्यूमिनियम से, तो 2 एल्किल समूह हो गए, R और ये R, और क्या निकल गया यहाँ से, क्या बचा है, एक क्लोरीन। वापिस इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ करवाएंगे, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ करवाते हैं। वापिस वो बॉन्ड टूटेंगे, वापिस यहाँ से क्या निकल जाएगा, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और यहाँ पे एल्यूमिनियम से कितने एल्किल समूह जुड़ गए, 3। तो क्या प्राप्त हो गया हमें, एल्किल एल्यूमिनियम एल्किल समूह कौन सा, कार्बधातुक समूह, इसको क्या बोल रहे हैं, कार्बधातुक यौगिक। और ये जो प्राप्त हुआ यौगिक वो क्या हो गया हमारा, कार्ब एल्यूमिनियम, या इसको बोल रहे हैं हम ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम यौगिक हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो ये होगी हमारी ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्या, कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक को हमने बनाया। अगर समझने में नहीं आया तो दोबारा देखो इसको। सबसे पहले हमने क्या किया, ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया किसके साथ, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये क्रिया करवा रहे हैं हम। तो यहाँ पे देखो जब इसकी दोनों की क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाएगी, तो यहाँ से क्लोरीन यहाँ से अलग हुआ इससे, तो ये नेगेटिव आ गया, इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। यहाँ तोड़ेंगे इसको तो इस पे एल्किल समूह, इस पे क्या आ गया नेगेटिव, इस पे क्या आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे देखो क्या बाहर निकल गया, ये MgCl था हमारा, यहाँ से अलग हो गया, और ये Cl भी इसके साथ जुड़ गया, MgCl2 के रूप में यहाँ से अलग हो गया। और हमारे पास इधर क्या बचा, ओनली ये इसमें एल्किल समूह बचा। ये एल्किल समूह किससे जाकर जुड़ गया, एल्यूमिनियम से जाकर जुड़ गया। आगे भी बार बार यही क्रिया होती है, 2-3 बार इसकी क्रिया करवाते हैं हम, किसके साथ, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ। तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक यहाँ पर प्राप्त हो जाता है, किससे, ग्रिग्नार अभिकर्मक से। तो ये थी हमारी पहली विधि कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक को बनाने की। एक बार इसको जल्दी से सब स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम इसकी दूसरी विधि पढ़ेंगे जो है प्रयोगशाला विधि। तो देखो दूसरी विधि हमारी प्रयोगशाला विधि। तो देखो प्रयोगशाला विधि, इसमें क्या होता है, जो डाइएल्किल मरकरी है उसकी क्रिया हम किसके साथ करवाते हैं, एल्यूमिनियम धातु के साथ करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे डाइएल्किल मरकरी, डाइएल्किल यानी कि एल्किल समूह कितने हैं, 2। तो ये डाई 1 और ये 2, डाइएल्किल मरकरी की क्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं,
एल्यूमिनियम धातु के साथ करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होते हैं, कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक यहाँ पर प्राप्त हो जाते हैं। तो हम जैसे पहले अलग अलग बार 2-3 बार करवाए थे, यहाँ पे एक साथ ले लेते हैं। तो यहाँ पे कितने ले लिए हमने, 3 तो ये ले लिए और 2 एल्यूमिनियम के धातु परमाणु से यहाँ पे क्रिया करवा रहे हैं हम। तो क्या प्राप्त हो जाएंगे हमें, कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे। कितने, 2 थे ना, 2 तो 3 प्लस क्या बच जाएगा हमारा, 1 3 Hg यहाँ से बच गया 3 Hg। तो ये हो गया हमारा दूसरी विधि, प्रयोगशाला विधि, जिसमें हमने क्या किया, डाई एल्किल मरकरी की क्रिया एल्यूमिनियम धातु परमाणु से करवाए। एल्यूमिनियम धातु परमाणु से करवाए तो हमें क्या प्राप्त हो गया, कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक यहाँ पर प्राप्त हो गया। इसके बाद तीसरी विधि हमारी कार्ब एल्यूमिनियम बनाने की, वो है हमारी औद्योगिक विधि। तो देखो, पहले हमने पढ़ी ग्रीन्यार विक्रमक से, दूसरी हमारी प्रयोगशाला विधि, उसके बाद नंबर तीसरी जो विधि है हमारी वो कौन सी है, औद्योगिक विधि। तो औद्योगिक विधि में देखो क्या किया जाता है, जो एल्यूमिनियम धातु होती है, एल्यूमिनियम धातु को हम क्या करते हैं, एल्किन और जो हाइड्रोजन होती है, हाइड्रोजन के साथ 100 डिग्री टेम्परेचर तथा जो 200 एटीएम एटमॉस्फेयर दाब है, वायुमंडलीय दाब पर गर्म करते हैं। किसको, एक तो एल्यूमिनियम धातु को, ये तो होगी हमारी एल्यूमिनियम धातु, और एल्यूमिनियम धातु को किसके साथ, एल्किल, एल्किन, और एल्किन हो गई हमारी ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्किन, तथा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो धातु है इसको हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम धातु को किसके साथ करते हैं, एल्किन तथा हाइड्रोजन के साथ कितने डिग्री ताप पर, 100 डिग्री, तो क्या होता है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, और जो वायु दाब है हमारा वो कितना होता है, 200 एटीएम, 200 एटमॉस्फेयर या 200 वायुमंडलीय दाब पर इसको क्या करते हैं, हम गर्म करते हैं। तो देखो यहाँ पे गर्म किया जाता है, तो यहाँ से एल्यूमिनियम तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ही हो गया हमारा। उसके बाद कितने, CH2 CH3, दूसरा भी CH2 CH3 और तीसरा भी CH2 CH3। देखो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया हमें, ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ट्राई एथिल ट्राई एथिल एल्यूमिनियम का निर्माण होता है। कब होता है, जब एल्यूमिनियम धातु को एल्किन तथा हाइड्रोजन के साथ 100 डिग्री टेम्परेचर और 200 एटीएम दाब पर गर्म किया जाता है। ट्राई एथिल एल्यूमिनियम, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम कार्ब धातु यौगिक में प्राप्त होता है यहाँ पर औद्योगिक विधि के द्वारा। उतारो इसको एक बार जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया। देखो अगर समझने में नहीं आए तो एक बार फिर से, एल्यूमिनियम की क्रिया हमने किसके साथ करवाई, एल्कीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर क्रिया करवाई। तो यहाँ से देखो ये बॉन्ड टूटा है हमारा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे कौन सा नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे तीनों CH2 समूह तो जुड़ ही गए इसके साथ,
तीनों CH2 समूह एल्यूमिनियम के साथ, और जो हाइड्रोजन है एक एक यहाँ पर वृद्धि होती जाएगी, और कितने CH3 यहाँ पर हो गए हमारे, और क्या हो गया, हमें ट्राई एथिल एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है यहाँ पर, किसके द्वारा, औद्योगिक विधि के द्वारा। अगर हम इसी प्रकार से अगर हम देखें जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम हाइड्राइड की क्रिया हम किसके साथ करवाएं, इसको एल्किन के साथ गर्म करें, किसके साथ, एल्किन के साथ। तो देखो 3CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पे देखना ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इसको क्या करेंगे हम गर्म करेंगे तो ये बॉन्ड टूटा है, इस पे क्या गया नेगेटिव, तो और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन जाके क्या हो जाएगा, ये इसमें जुड़ जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएंगे, देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम और ये CH2 समूह, CH2 दूसरा CH2 तीसरा CH2, और यहाँ पे देखो तीनों हाइड्रोजन एक एक करके इसके पास आ गए, तो यहाँ पे CH2 की जगह क्या हो जाएंगे CH3, एक एक हाइड्रोजन जुड़ता हुआ चल जाएगा, क्या हो गया CH3 और एक और है CH3, वही हमें ट्राई एथिल एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। इसके द्वारा भी जब हम क्या करते हैं एल्यूमिनियम हाइड्राइड को एल्किन के साथ गर्म करते हैं। आ गया होगा आप समझने में, ऊपर की पहले लग रहा था नहीं आया होगी, तो एक और उदाहरण बताया उसके लिए आ गया होगा अभी समझने में आपको। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से दोनों भी क्रियाओं का। इसके बाद हम जो है कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों के रासायनिक गुणों की बात करेंगे, इनके रासायनिक गुण पढ़ेंगे, क्या क्या रासायनिक गुण होते हैं कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों के। अब इसके रासायनिक गुण, जो कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक है उसके रासायनिक गुणों की बात करें, तो अगर हम बात करें जो कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक होता है वो क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो टॉपिक डालो अब इसका अगला, रासायनिक गुण। तो कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील प्रकृति के होते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, रासायनिक रूप से क्या होते हैं, सक्रिय होते हैं। और इसकी रासायनिक सक्रियता की हम बात करें तो इसमें देखो अब यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से रासायनिक गुण दर्शाते हैं। तो यहाँ पे पहला जो रासायनिक गुण है वह लिखो, इसमें टॉपिक डालना वायु व जल से अभिक्रिया, वायु व जल से अभिक्रिया। तो देखो हम कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों की क्रिया किसके साथ करवाते हैं, वायु के साथ और जल के साथ करवाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम किसके साथ करवाएं, अगर वायु के साथ करवाते हैं कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक की अभिक्रिया। तो एल्यूमिनियम और इससे एल्किल समूह, तो क्या हो गया कार्ब एल्यूमिनियम। कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक, इसकी क्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं, वायु के साथ, यानी कि ऑक्सीजन के साथ, O2 यहाँ पे ले लिए 12 और यहाँ पे हमने कितने 2 इकाइयां ले ली इसकी। तो यहाँ पे देखो जब इसकी क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे किसका निर्माण होता है, जब वो एल्यूमिनियम कार्ब एल्यूमिनियम में इसकी क्रिया वायु के साथ करवाई जाती है, तो वायु के साथ क्रिया करवाने पर हमें क्या प्राप्त होते हैं, यहाँ पर ऑक्साइड प्राप्त होते हैं, एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड है वो हमें प्राप्त होते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने एल्यूमिनियम है 2, तो ये हो गया हमारा Al2। अब ऑक्सीजन ले लें तो कितने जुड़ जाएंगे यहाँ पे O3 प्लस क्या बच रहा, जो बचे सबको अलग अलग बना देंगे। यहाँ पे कितने कार्बन 6, तो 6 कार्बन और ये ऑक्सीजन हो गए, प्लस क्या बचा, अब हाइड्रोजन बचा और ऑक्सीजन बच रहा है, तो H2O जल का निर्माण हो जाएगा। कितने अणु बच रहे हैं हाइड्रोजन की, कितने तो 3 3 6 6 3 9 9 दुआ 18, तो यहाँ पे 2, तो आगे क्या लगा देंगे 9 9 दुआ 18। ऑक्सीजन भी लगभग होगी संतुलित, 3 12 15 15 24 होगी। तो ये वायु के साथ क्रिया करके तो किसका निर्माण कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का क्या बना रहे हैं, ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। किसका निर्माण कर रहे हैं, ऑक्साइड का। आप किसके साथ करवाते हैं इसकी क्रिया, जल के साथ करवाते हैं। एल्यूमिनियम और इसके कार्ब एल्यूमिनियम
और इसकी क्रिया हम किसके साथ करवाते हैं? जल के साथ करवाते हैं। अब HOH, इसके जल के कितने अणु ले लिए हमने? 3 अणु ले लिए। तो देखो यहाँ पे जल के साथ करवाएंगे, ये जल जो है अपने आयनों में विभक्त हो जाए, किन कौन कौन से H प्लस और OH माइनस में टूट जाता है। इसको तोड़ें तो किसमें टूट जाएगा? CH3 A प्लस CH3, तीनों अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास? एल्यूमिनियम। और देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम पे क्या गया? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। और इधर जो तीनों OH समूह है उन पे तीनों पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। तो एल्यूमिनियम के साथ कौन सा समूह जुड़ जाएगा? OH। OH। तो ये किसका निर्माण हो गया हमारे पास? हाइड्राइड का। तो देखो यहाँ पे ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम है, इसकी अभी क्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं? जल के साथ करवा रहे हैं, जल के साथ करवा रहे हैं। इसको तोड़े तो देखो यहाँ पे तीनों पे इन पे क्या किया? एल्यूमिनियम पे 3 प्लस पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको तोड़ा हमने तो यहाँ पे OH पे तो क्या आ गया? तीनों पे नेगेटिव, और H प्लस पे क्या आ गया? पॉजिटिव। तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे किसका निर्माण हो गया? हाइड्राइड का। एल्यूमिनियम का हाइड्राइड बन गया। और साथ में क्या बचा हमारे पास? देखो यहाँ से क्या बचा? तीनों CH3 थे और 3 H समूह यहाँ पे हैं। तो तीनों में एक एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? CH4। कितने? 3 थे तो 3 हो जाएंगे, तो प्लस यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 3CH4। उतारो ये। तो यहाँ पे हमने देखा वायु के साथ अभी क्रिया कराई जाती है कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक की, तो किसका निर्माण होता है? ऑक्साइड का। और कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक की जल के साथ अभी क्रिया करवाने पर किसका निर्माण होता है? हाइड्राइड का। एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सब। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा इसका रासायनिक गुण, वो है हमारा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया। HCl से क्रिया। तो देखो दूसरा जो गुण है हमारा वो क्या है? HCl से क्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया। तो यहाँ पे देखो जो एल्यूमिनियम कार्ब धातु यौगिक जो होता है वो हमें अगर पता, हमें क्या पता, जो एल्यूमिनियम कार्ब धातु यौगिक होते हैं किसके रूप में उपस्थित होते हैं? द्विलक के रूप में। हमने पहला प्रकार पढ़ा था, उसमें देखा था कि जो एल्यूमिनियम के कार्ब धातु यौगिक है किसके रूप में पाए जाते हैं? द्विलक के रूप में पाए जाते हैं। इनकी क्रिया अगर हम किसके साथ? HCl के साथ करवाएं तो क्लोरीन जो परमाणु है वह क्या करता है? सेतुकारी एल्किल समूह को प्रतिस्थापित कर देता है। एल्किल समूह जो होता है उसको क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है। कौन से को? सेतुकारी। जो सेतु का निर्माण कर रहा है एल्किल समूह, उसको क्या कर देगा? प्रतिस्थापित कर देगा। तो देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम CH3 CH3 सेतुकारी डायमर के रूप में पाए जाते हैं कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक। ये देखो, तो ये दोनों क्या है? सेतुकारी एल्किल समूह। दोनों के मध्य, दोनों धातु परमाणु के मध्य में जो समूह होगा वही क्या है? हमारा सेतुकारी एल्किल समूह। ये की अभी क्रिया किसके साथ करो? यहाँ पे देखो कौन सा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन प्रकार का ये यानी डायमर के रूप में पाया जाता है। तो इसकी अभी क्रिया हम किसके साथ करवा रहे हैं? HCl के साथ इसकी अभी क्रिया करवा रहे हैं। HCl के साथ इसके भी क्रिया करवाएंगे। तो देखो यहाँ पे HCl है वो टूट जाएगा किसमें? H प्लस Cl माइनस में टूट जाएगा। तो यहाँ से क्लोरीन समूह अलग हो जाएगा। और ये किसको किसको प्रतिस्थापित कर देता है? सेतुकारी जो समूह होता है CH3 समूह होता है उसको यहाँ से क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है। तो देखो यहाँ से इसको तोड़े अगर हम HCl को, तो H प्लस Cl माइनस के रूप में टूटा। यहाँ से CH3 और एक हाइड्रोजन है तो किसके रूप में? CH4 के रूप में भी यहाँ से निकल जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3 और यहाँ पे इसकी जगह कौन सा क्या आ जाएगा? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन ने प्रतिस्थापित किया है इसको, तो ये क्लोरीन आ जाएगा। और इसकी अभी क्रिया वापस हम किसके साथ करवाएं? अगर
HCl के साथ करवाएं तो वापस यहाँ से H प्लस Cl- के रूप में टूटा, और ये दूसरा जो सेतुकारी एल्किल समूह है इसको क्या कर देगा, ये वापस प्रतिस्थापित कर देगा। तो यहाँ पे देखो अगला जो बनेगा हमारा, यहाँ से -CH4 अलग हो गया, CH3 CH3 Cl Cl Al Al CH3 CH3। तो देखो यहाँ पे जो क्लोरीन है, यहाँ पे HCl समूह का जो क्लोरीन था उसने क्या किया, सेतुकारी जो एल्किल समूह तो उसको प्रतिस्थापित कर देता है। अगर हम क्या करें, HCl को आधिक्य में ले ले, अधिक मात्रा में HCl ले ले, तो इसके जितने भी सारे एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, जितने भी यहाँ पर एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, उन सारों का क्या कर देगा, जो क्लोरीन है वो सबको क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा। अगर हम क्या करें, HCl को अधिक मात्रा में ले ले, आधिक्य में ले ले, तो देखो हम देखते हैं जब HCl को आधिक्य में लिया जाता है, जैसे यही यौगिक ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो क्या कर रहे थे, एक एक HCl का अणु ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो HCl है इसको हम क्या करें, अधिक मात्रा में ले ले, अधिक मात्रा में ले ले, यानी कितने, जितने 1 2 3 4 5 6, तो 6 HCl ले लेते हैं हम, 6 HCl। तो ये क्या करेंगे, 6 HCl जो 6 क्लोरीन परमाणु है, तो 6 जो एल्किल समूह है इन सारों को क्या कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे यहाँ से। तो यहाँ से कितने, -6 CH4 समूह निकल जाएंगे, और सब जगह जहां जहां एल्किल समूह थे वहां सब जगह कौन सा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। जब कब होगा ऐसा, जब HCl को हम क्या करेंगे, आधिक्य में लेंगे, अधिक मात्रा में लेंगे, तब होगा ऐसा। तो ये दूसरा गुण हो गया हमारा। पहला था हमारा रासायनिक गुण, वायु जल के साथ, वायु के साथ अभी क्रिया करवा रहे तो किसका निर्माण हो रहा था, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा था। जल के साथ अभी क्रिया करवाए तो किसका निर्माण हुआ, एल्यूमिनियम के हाइड्राइड का निर्माण हुआ। दूसरा, जब इसकी HCl के साथ क्रिया करवाई जाती है, जो एल्यूमिनियम के डायमर है उनकी, तो उनकी अभी क्रिया करवाई जाती है, तो यहाँ से क्या कर देते हैं, जो सेतुकारी एल्किल समूह इसको क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। और अगर हम HCl जो है उसको आधिक्य में ले ले, अधिक मात्रा में ले ले, तो जितने भी सारे सेतुकारी को तो करेगा, इसे साथ में जो अन्य समूह है, एल्किल समूह है, उनको भी क्या कर देता है, ये प्रतिस्थापित कर देता है। इसके बाद तीसरा जो गुण है इसका रासायनिक, वो है हमारा लुईस क्षार के साथ अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया है हमारी लुईस क्षार के साथ। लुईस क्षार के साथ अभिक्रिया। लुईस क्षार सब जानते हो, लुईस क्षार क्या होते हैं, जिनके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, जिन पे ऋणावेश उपस्थित हुआ, क्या कहलाते हैं, हमारे लुईस क्षार कहलाते हैं। जिनके पास कम से कम दान करने योग्य क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हो, वो क्या कहलाएंगे, हमारे लुईस क्षार कहलाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो हमारे कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक है, ये कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक, एल्किल एल्यूमिनियम यौगिक, कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक, इनकी क्रिया हम किसके साथ, लुईस क्षार के साथ करवाते हैं। तो देखो यहाँ पे लुईस क्षार, जैसे पहला हम लुईस क्षार लेते हैं, यहाँ पे NH3, तो यहाँ पे इसके पास दान करने योग्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, वो क्या कहलाएगा, हमारा लुईस क्षार कहलाएगा। NH3 के साथ कराएंगे तो ये क्या करते हैं, लुईस क्षार के साथ क्रिया, जो लुईस क्षार है वह कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक के साथ उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाता है। उपसहसंयोजक द्वारा क्या कर लेता है, संकुल का निर्माण कर लेता है उपसहसंयोजक बंध से जुड़कर। तो देखो यहाँ पे R3Al,
तो देखो हम पढ़ रहे थे लुईस सार के साथ अभिक्रिया किसकी, कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक की। कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक की लुईस सार के साथ अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ पे जो कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक है लुईस सार के साथ अभिक्रिया करते हैं। लुईस सार के साथ अभिक्रिया करके उपसंयोजक बंध के द्वारा संकुल यौगिक का ये क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं, संकुल यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक है इसकी क्रिया हमने किसके साथ, लुईस जो अमोनिया है हमारा उसके साथ करवाते हैं। तो यहाँ पे देखो एल्यूमिनियम और ये जो लुईस सार ये दोनों आपस में कौन से बंध के द्वारा, उपसंयोजक बंध के द्वारा यहाँ पर जुड़ जाते हैं। लुईस सार हमें पता है किसे कहते हैं, जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने योग्य हो उनके को क्या कहेंगे हम, लुईस सार कहेंगे। और जो उपसंयोजक बंध होता है इसको हम किसके द्वारा दर्शाते हैं, तीर के निशान के द्वारा। तीर का निशान हमेशा जो दाता होगा उससे ग्राह्य की तरफ लगेगा, दाता से ग्राह्य की तरफ लगाया जाता है तीर का निशान। तीर का निशान का सिर तो किसकी तरफ रहेगा, जो ग्रहण कर रहा है उसकी तरफ, और जो दान कर रहा है उसकी तरफ उसकी पूंछ रहती है हमेशा। तो ये हो गया हमारा लुईस सार के साथ पहला। दूसरा हमने साइनाइड के साथ अभी क्रिया करवा रहे हैं, नाइट्राइल साइनाइड। तो यहाँ पे देखो जो उसमें भी क्या होगा, उपसंयोजक बंध द्वारा ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। उसी प्रकार से हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पे भी क्लोरीन भी क्या होगा, इसमें उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाता है, Cl-। उसी प्रकार से फास्फोरस ट्राइआइडाइड के साथ करवाएंगे तो ये भी उपसंयोजक बंध द्वारा जुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्या कर लेते हैं, संकुल यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। कौन से बंध के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, और उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये थी हमारा तीसरा इसका रासायनिक गुण, लुईस सार के साथ अभिक्रिया। इसके बाद हमारी चौथा इसका रासायनिक गुण है वो है असंतृप्त यौगिकों के साथ अभिक्रिया। असंतृप्त यौगिकों की बात करें तो असंतृप्त यौगिक कौन कौन से होते हैं, जिनमें द्विबंध त्रिबंध पाए जाते हैं, वो कौन से यौगिक कहलाते हैं, हमारे असंतृप्त यौगिक। और द्विबंध त्रिबंध किसमें पाए जाते हैं, एल्किन और एल्काइन में। तो तीसरा हम पढ़ेंगे यहाँ। अगला जो रासायनिक गुण है हमारा नंबर 4 वो है असंतृप्त यौगिकों के साथ अभिक्रिया। तो देखो असंतृप्त यौगिक कौन कौन से हमारे, जिनमें द्विबंध और त्रिबंध उपस्थित होते हैं, वह क्या कहलाते हैं, हमारे असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे असंतृप्त यौगिक जैसे हम लेते हैं एल्किल नाइट्राइल, एल्किल नाइट्राइल, और इसकी अभी क्रिया किसके साथ, एल्किल नाइट्राइल की कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक के साथ, ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम के साथ हम इसकी अभी क्रिया करवाते हैं। तो देखो यहाँ से बॉन्ड टूटा और यहाँ से बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, द्विबंध हो जाएगा। और इधर से बॉन्ड टूटा तो इस पे माइनस और इस पे क्या आ गया, प्लस। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों आपस में एक योगात्मक उत्पाद का यह निर्माण कर लेंगे। तो देखो RC कार्बन, इस पे क्या आ गया था, पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव। इससे आके जुड़ जाएगा दूसरा एल्किल समूह भी, दोनों एल्किल समूह इससे आके जुड़ गए। और यहाँ पे क्या बचा हमारा, द्विबंध। तो ये द्विबंध के बाद क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन यहाँ पे देखो, इस पे ऋणावेश और इस पे क्या आ गया, धनावेश। तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो एल्यूमिनियम इससे जुड़ गया और दोनों जो एल्किल समूह है जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे एक योगात्मक उत्पाद बना लेते हैं आपस में क्रिया करके। तो असंतृप्त यौगिक कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों के साथ क्रिया करके योगात्मक उत्पाद का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि आपस में दोनों संयोजित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो ये थे हमारे इसके रासायनिक गुण। अब पढ़ेंगे हम कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों की संरचना। कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों की संरचना, एक बार इसको जल्दी से निकाल लो तुम। उसके बाद हम पढ़ेंगे कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों की संरचना।
कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे जो पहला प्रकार था हमारा वो कौन सा था, RnLX3N, एल्किल एल्यूमिनियम हेलाइड। इसमें क्या होता है, हमने अभी क्रिया पढ़ी थी थोड़ी देर पहले HCl के साथ अभी क्रिया। तो जो हेलाइड परमाणु होता है, हेलाइड परमाणु इसके जो एल्किल समूह जुड़ा रहता है इसको, उसको क्या कर देता है, जो सेतुकारी एल्किल समूह उसको क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो इस तरह पहली जो संरचना है उसमें भी क्या होगा, जो एल्किल समूह है वह सेतु के, हेलाइड जो है वह सेतु के रूप में उपस्थित रहता है इसमें। तो इसमें क्या होता है, जो दो धातु परमाणु होते हैं हमारे, एल्यूमिनियम और ये एल्यूमिनियम, दो धातु परमाणु, और दोनों धातु परमाणु के मध्य जो हेलोजन समूह है, हेलोजन समूह वह सेतु बंध के रूप में उपस्थित रहता है। यहाँ पे सेतु बंध के रूप में ये Cl दोनों सेतु बंध के रूप में उपस्थित रहते हैं। ये सेतु बंध के रूप में क्या उपस्थित रहते हैं, हेलोजन परमाणु यहाँ पर उपस्थित रहते हैं। उसको पहले आप मेरे पास हो, वो पूरा नाम क्या है, पहले इसको नाम को बताओ, एक फोटो लेना, नाम नहीं आना है। अगर यहाँ पे दूसरी संरचना की बात करें, हेलोजन की जगह अगर यहाँ पे कौन सा समूह, मिथाइल समूह उपस्थित हो, तो यहाँ पर दोनों जो धातु परमाणु है उनमें सेतुकारी बंध के रूप में, या सेतुकारी जो समूह है उसमें सेतु बंध के रूप में कौन सा, मिथाइल समूह उपस्थित हो जाता है। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बंध पाया जाता है। और दूसरा अगर हम देखें जैसे एल्यूमिनियम, और इसमें कौन सा समूह, मिथाइल समूह, मिथाइल समूह। देखो CH3 ये दो धातु परमाणु के मध्य, दोनों धातु परमाणु के मध्य क्या उपस्थित हो, मिथाइल समूह, जैसे CH3 और ये CH3। तो ये भी क्या होता है, आपस में सेतुकारी बंध के रूप में पाया जाता है। और इसमें भी कौन सा, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों संरचना होगी, दोनों में पहले में तो क्या देखा, जो सेतुकार दोनों धातु परमाणु उनके मध्य सेतुकारी बंधे उसके रूप में हेलोजन उपस्थित होता है। और दूसरे में कौन सा उपस्थित होता है, मिथाइल समूह, अगर कौन सा मिथाइल समूह उपस्थित हो तो। इसके बाद बात करते हैं हम ट्राई बेंजिल एल्यूमिनियम यौगिकों में। देखो ट्राई बेंजिल एल्यूमिनियम यौगिकों की देखेंगे संरचना। तीसरी संरचना एल्यूमिनियम, और इससे कितने, 3 बेंजीन जुड़े हुए हैं, CH2 CH2 CH2, तीनों से क्या जुड़े हुए हैं, बेंजीन समूह। तो देखो यहाँ पे जो ट्राई बेंजिल एल्यूमिनियम यौगिक में उपस्थित होते हैं, उनमें जो एल्यूमिनियम धातु परमाणु जो होता है वो अन्य बेंजिल जो होगा उसके और तो समूह से आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, और तो समूह से जुड़कर किसका निर्माण कर लेता है, द्विलक का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पे हम दो लेंगे ट्राई बेंजिल एल्यूमिनियम के। CH2 CH2
CH2 और तीनों से क्या जुड़ा हुआ, इससे भी तो यहाँ पे क्या होता है, जो एल्यूमिनियम है वह क्या होता है, अन्य व्यंजन के साथ आपस में क्या कर ले, और तो स्थिति से जुड़ जाता है। ये एल्यूमिनियम धातु परमाणु क्या करेगा, ये दूसरा व्यंजन यहाँ पे तो इसकी और तो स्थिति के साथ आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये और तो स्थिति के साथ जुड़ जाता है। इसी प्रकार से ये एल्यूमिनियम जो अगला यहाँ पे संरचना बनेगी ट्राइबेंजिल एल्यूमिनियम की, तो उसके साथ ये जुड़ जाएगा। इसी प्रकार से आगे जुड़ते जाते हैं और द्विलक के रूप में पाया जाता है। तो ये संरचना उतारो एक बार जल्दी से सभी। ट्राइबेंजिल एल्यूमिनियम किसके रूप में उतरे हैं, ये द्विलक के रूप में। अगर 3 होंगे तो त्रिलक के रूप में, 4 होंगे तो चतुर्लक, इस प्रकार से आगे बढ़ती जाती है। उतार लिया सबने। इसके बाद देखो इसकी अगली संरचना जो होती है हमारी, हमने पढ़े थे अभी थोड़ी देर जब वहां प्रकार पढ़े थे एल्यूमिनियम कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों के, तो उसमें था एक टेट्रा एल्किल, यानी कि एल्यूमिनियम जो धातु है, एल्यूमिनियम धातु परमाणु से कितने एल्किल समूह जुड़े रहते हैं, 4 एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। तो देखो यहाँ पे 4 एल्किल समूह जब जुड़े रहेंगे तो किस प्रकार से उसकी संरचना बनेगी। तो ये एल्यूमिनियम और एक एल्यूमिनियम धातु परमाणु से कितने, 4 एल्किल समूह, CH2 CH3। तो यहाँ पे 4 एथिल समूह इससे जुड़े हुए हैं, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। तो देखो यहाँ पे कितने, 4 एल्किल समूह। इसी प्रकार से एक और लेते हैं हम यहाँ पे, एक और एल्यूमिनियम धातु परमाणु लेते हैं और इससे भी कितने, 4, CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पे आपस में जुड़े रहते हैं। और जो ये दोनों एल्यूमिनियम धातु परमाणु किसके आयनिक यौगिकों के रूप में होते हैं, इन पे आयन के रूप में होते हैं। आयन यहाँ पे ऋणावेश उपस्थित होता है, और यहाँ पर जो अन्य धातु परमाणु उपस्थित इन दोनों के बीच में, दोनों जो यौगिक है हमारे, इन दोनों के बीच में क्या होती है, जो अन्य धातु परमाणु होती है। अन्य धातु केवल आकर्षण बल से यहाँ पर जुड़ा रहता है, आकर्षण बल के द्वारा स्थिर, इसमें स्थिर रहता है। ये आकर्षण बल के द्वारा स्थिर रहता है। तो ये हो गया हमारा चौथा प्रकार। इसमें क्या होता है, जो टेट्रा एल्यूमिनियम प्रकार की होगी, इनकी प्रकृति कौन सी होती है, आयनिक प्रकृति होती है, जिनमें जो प्रत्येक एल्यूमिनियम परमाणु होता है, प्रत्येक एल्यूमिनियम जो धातु परमाणु है, 4 एल्किल समूहों के साथ ये क्या होता है, जुड़ा रहता है। तथा जो 2 एल्यूमिनियम इकाइयों के मध्य क्या होती है, अन्य धातु उपस्थित होती है। अन्य धातु जो है वो किसके द्वारा, इस जो आकर्षण बल है उसके द्वारा इसमें स्थिर रहती है, आकर्षण बल के द्वारा जुड़ी रहती है। ठीक है, हाई प्रकृति कैसी होती है, आयनिक होती है। एक एल्यूमिनियम से कितने, 4 एल्किल समूह जुड़े रहते हैं, और यहाँ पे दोनों एल्यूमिनियम के मध्य क्या उपस्थित रहता है, अन्य धातु रहती है, जो क्या होती है, आकर्षण के द्वारा स्थिर रहती है इसमें। ठीक है, ये हो गए हमारे कार्ब एल्यूमिनियम यौगिक। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें पढ़ेंगे हम कार्ब मरकरी यौगिक, कार्ब मरकरी यौगिकों का रसायन। आज पढ़ा हमने कार्ब एल्यूमिनियम यौगिकों का रसायन। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या एलपीपी का गणितीय रूप बताया था। ठीक है, एक तो जनरल फॉर्म बताई थी, व्यापक रूप बताया था, एक शॉर्ट फॉर्म बताई थी उसकी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके अंदर मेथड, किस तरह अपन इसको हल करेंगे ग्राफिकल विधि से। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप, रैखिक असमीका, रैखिक असमीका, रैखिक असमीका का आलेखी निरूपण।
ठीक है, रेखिक असमीका का आलेखी निरूपण। पहले इसके अपन थ्योरी लिखाते हैं। देखो इधर, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि दो चरों की एक घातीय, दो चरों की एक घातीय समीकरण एक सरल रेखा को व्यक्त करती है। एक सरल रेखा को व्यक्त करती है। ठीक है, एक सरल रेखा को व्यक्त करती है। ठीक है, उसके बाद लिखो जो समतल को, जो भी आपको प्लेन दे रखा है, जो समतल को दो भागों में बांटती है, इस समीकरण के संगत जो भी इक्वेशन है वो इस प्लेन को क्या होगी, दो भागों में डिवाइड करेगी, और जो भी इक्वेशन होगी उसके संगत इस समीकरण के संगत रेखिक असमीका, इस समीकरण के संगत रेखिक असमीका समतल के उन भागों में से एक भाग को प्रदर्शित करती है, के संगत रेखिक समतल के उन भागों में से एक भाग को प्रदर्शित करती है, जिसे संगत सरल रेखा पर तीर के निशान द्वारा तीर द्वारा दर्शाया जाता है। तीर द्वारा दर्शाया जाता है इस क्षेत्र को उस असमीका, इस क्षेत्र को उस समीका का हल क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र को उस समीका का हल क्षेत्र कहते हैं। ये थ्योरी होगी इसकी। अब इसको आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे ग्राफ बनाना है अपन को। आगे देखो आप।
ठीक है। चूंकि हम जानते हैं कि दो चरों की एक घातीय समीकरण एक सरल रेखा को व्यक्त करती है जो समतल को दो भागों में बांटती है। इस समीकरण के संगत रैखिक असमीका समतल के उन भागों में से एक भाग को प्रदर्शित करती है जिसके संगत सरल रेखा पर तीर द्वारा दर्शाया जाता है, और इस क्षेत्र को अपन क्या बोलते हैं, हल क्षेत्र करते हैं। ठीक है, अभी देखो मैं ग्राफ से बता रहा हूं इसमें कैसे बनेंगे, इसको मिटा देते हैं। देखो दो चरों की, इसके बाद हेडिंग लिखो आप, दो चरों की निम्न असमीकाओं के आलेखी निरूपण। दो चरों की निम्न असमीकाओं के आलेखी निरूपण। ठीक है, अब देखो इसके अंदर अब दो चर आएंगे, उनके अपन करेंगे कैसे कैसे अपन को ग्राफ में प्लॉट करना है। सबसे पहले देखो आपको इस टाइप का आ जाए आपके पास नंबर फर्स्ट, एक x ग्रेटर देन इक्वल 0, ये चीज है आपको याद रखना है। अपन ग्राफ में जब मेन बड़ा ग्राफ बनाएंगे उसमें अपन को x ग्रेटर देन 0 को कैसे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब x का मान 0 से बड़ा है, ठीक है। अब इसको सबसे पहले वो अपन जो 10 स्टैंडर्ड का होता है ग्राफ को इसे बनाएंगे, x अक्ष आ गया आपके पास और x डैश ये आ गया, y आ गया आपके पास और ये y डैश ये आ गया, ये पॉइंट आ गया 0, x ग्रेटर देन 0, मतलब x वाला जो पार्ट है इधर आएगा आपके पास धनात्मक वाला, ठीक है। नेगेटिव वाला तो आएगा ही नहीं इधर, x का मान पॉजिटिव यहाँ रहेगा अपने पास इधर, तो अपन इसको इस पे प्लॉट कर देंगे। यहाँ पर क्या है कि y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ 0 होगी आपके पास, ठीक है। अब ऊपर वाला पार्ट आएगा और यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 0 होगी, ये अपन जानते ही हैं। अब अपन को x ग्रेटर देन 0 रखना है तो ये किधर की तरफ आएगा, अपन ऊपर की तरफ लिख देंगे इसको ऐसे, ठीक है। तो x का मान ये है, इधर आएगा तो अपन तीर का निशान इधर लगा देंगे, ग्रेटर देन 0 ऐसे, और इसको बना लेंगे डॉट 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 डॉट, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। किसका आ गया, ये x ग्रेटर देन इक्वल 0 आ गया, ठीक है। अब ये पूरा नीचे तक आएगा, ये तीर का निशान इधर आएगा, ये x के लिए हो गया आपके पास, ठीक है। यहां बॉक्स में लिख दूं मैं x ग्रेटर देन इक्वल 0। अब सेकंड वाला देखते हैं अपन, सेकंड वाला क्या है, इधर बना लेते हैं इसको। सेकंड वाला है y ग्रेटर देन इक्वल 0, y का भी इसे बनाना है अपन को, y ग्रेटर देन इक्वल 0 कितना आएगा, वही प्लॉट बना लेते हैं वापस, x अक्ष y अक्ष, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा और ये y डैश हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो y वाला लेना है तो ये x इक्वल 0 यहाँ होता है तो अपन इधर ले ले, y इक्वल x इक्वल y इक्वल 0 ये हो गया और x इक्वल 0 हो गया, तो ये पूरा जो बनेगा इस पे बनेगा, x पे कैसे बनेगा देखो आप, तीर का निशान का आएगा, तीर का निशान द्वारा बताना है ना इसको, तीर का निशान ऐसे, तो इसको अपन ऐसे डॉट डॉट कर लो, थोड़ा बड़ा बना लो इसको,
मिक्स हो गया, ठीक है, ये 2 हो गए। अब दोनों मिक्स करके देंगे आपको x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 दोनों आएगा। इसको मिटा दें। थर्ड नंबर द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र देखो भाई, तीसरी जो पॉइंट था वो x ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y ग्रेटर देन द्वारा प्रदर्शित, ये सब याद रखने हैं अपन को कि जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो ऑटोमेटिक प्लॉट करूंगा ही, ठीक है। द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र, अब इस पर ग्राफ बनाना है तो बेसिक चीज बताई थी आपको, x अक्ष के इधर आएगा तो किसका बनेगा अपने पास, x ग्रेटर देन 0 का, y का बनाना है तो इधर आ जाएगा, इसे बना लेंगे अपन, बन जाएगा x अक्ष पर। देखो ये अपन ने ग्राफ बनाया तो इसका ऐसे तीर का निशान लगा के इसका मतलब कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने आपको, इसका मतलब इस लाइन पे जो प्लॉट होगा उसका होगा y ग्रेटर देन इक्वल 0, तीर का निशान ऊपर आ जाएगा इसे, ठीक है, ये 0 आ गया। अब इस लाइन पे जो था ये y अक्ष हो गया, इस लाइन पे जो था वो क्या था, x ग्रेटर देन इक्वल 0। अब इन दोनों द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र बनाना है अपन को, तो इसका तीर का निशान इधर आ जाएगा, ठीक है। अब अपन को ग्राफ बनाना है तो अपन क्या करेंगे, इस लाइन को प्लॉट कर डॉट डॉट करके लिख देंगे, बन गया आपका x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। इसको ऊपर लिख देता हूं मैं, क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये हो गया आपके x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 था प्रदर्शित क्षेत्र। अब जो भी असमीका देखी मिलेगी आपको तो वो इस एरिया के अंदर आनी चाहिए, वो पॉइंट निकालना पड़ेगा आपको। देखो इसके अंदर x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0 द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र अपन को इसमें एक्सप्लेन करना है। आप पहले x अक्ष की अपन लाइन खींच देंगे, x डैश y डैश, हमेशा ध्यान रखना जो y ग्रेटर देन 0 होगा वो x अक्ष पे आएगा, ऊपर तीर का निशान से शो करना है, और x ग्रेटर देन 0 अपन किसका आएगा, y अक्ष पे आएगा। अब दोनों द्वारा प्रदर्शित क्षेत्र मैंने बना दिया, इसके अंदर ये ध्यान रखना है, और इस क्षेत्र में अपन को ध्यान रखना है कोई सरल रेखा आएगी उसको अपन को प्लॉट करना है इसके अंदर, अगले वाले पॉइंट में अपन को वही करना है। पहले इसको लैंग्वेज में लिख लेते हैं अपन, और लैंग्वेज लिखना भी आना चाहिए अपन को, ग्राफ में अपन लैंग्वेज भी लिखेंगे। तो अपन ने इसका ग्राफ तो अपन ने प्रदर्शित कर लिया, अब इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। देखो लैंग्वेज क्या आएगी, देखो चूंकि फर्स्ट चतुर्थांश मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश, ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश का प्रत्येक बिंदु, चूंकि फर्स्ट चतुर्थांश का प्रत्येक बिंदु फर्स्ट क्वाड्रेंट का प्रत्येक बिंदु, ठीक है, इसकी लैंग्वेज बाद में लिखेंगे अपन, पहले अपन सरल रेखा को प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। ये थर्ड नंबर हो गया, आपकी फोर्थ नंबर वाला देखो, बेटा दें इसको, फोर्थ नंबर, असमीका ग्रेटर देन इक्वल 1 द्वारा, सबसे पहले अपन को असमीका तरह की अपन ग्राफ बना लेते हैं, बाद में पहले अपन लैंग्वेज में लिखेंगे। लिखो चूंकि असमीका x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है, ये दे रखी है आपको, असमीका दे रखी है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1। इसको सामान्यित रेखा के रूप में लिखेंगे अपन, इसको नंबर 1 लिख देते हैं। यहां रेखा x प्लस वाई बराबर 1, सामान्यित रूप में लिख दिया मैंने इसको। निर्देशीय अक्षों को क्रमशः
निर्देशीय अक्षों को क्रमशः बिंदु ए देख लेते हैं अपन। y इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो 1,0, ठीक है। y इक्वल कितना रखूंगा, 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। बिंदु B देखो, जीरो 1। निर्देशीय अक्षों को क्रमशः बिंदु A 1,0 तथा बिंदु B, यहाँ क्या रखा मैंने, x की वैल्यू 0 रखी, दूसरा बिंदु प्राप्त हो गया। यहाँ y की वैल्यू 0 रखी, पहला बिंदु को मिलती है 1, ठीक है। अर्थात वन 0 0 1, ठीक है। ठीक है, ये आगे आपके पास रेखा, ये सब पॉइंट निकालना है। आप कोई सी भी रेखा मिले आपको असमीका, उसको समानित रूप में लिखना है, मतलब उसको बराबर के रूप में लिख के उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं आपको। दो बिंदु निकालने, एक x बराबर 0 रखोगे तो y की वैल्यू प्राप्त होगी, y बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू प्राप्त होगी। इस प्रकार आपने दो बिंदु प्राप्त जाएंगे, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को अपन रेखा को प्लॉट करेंगे, कहां पर अपन बनाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें एक बार लैंग्वेज लिख के बता रहा हूं, फिर डायरेक्ट अपन करना सीखेंगे इसको। बिंदु A तथा B को बिंदु A तथा B को अंकित कर बिंदु A तथा B को अंकित कर रेखा का आलेख खींचते हैं। रेखा का आलेख खींचते हैं और असमीका में मूल बिंदु जीरो कोमा 0 को प्रतिस्थापित करने पर देखो आप x बराबर 0 रख देंगे, y बराबर 0 रख देंगे तो 1, ठीक है। तो 0 आ जाएगा जो कि 1 से क्या हो जाएगा, बड़ा छोटा हो जाएगा। असमीका संतुष्ट नहीं होती है, असमीका क्या होगी, संतुष्ट नहीं हो रही, इससे 0 आ रहा है, छोटा आ रहा है, 1 से छोटा आ रहा है। तो अपन क्या बोल देंगे इसमें, असमीका। चूंकि असमीका मूल बिंदु रखे ना अपन इसने असमीका में, x की वैल्यू 0 रखती है, y की वैल्यू 0 की, तो वैल्यू 0 आएगी, 1 से क्या होगी, छोटी होगी। जो असमीका क्या हो रही, संतुष्ट नहीं हो रही। इसमें असमीका संतुष्ट, भी ग्राफ प्लॉट करेंगे, संतुष्ट नहीं होती है। असमीका संतुष्ट नहीं होती है, इसलिए असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत की ओर होगा। मूल बिंदु के क्या होगा, विपरीत की ओर होगा। अगर संतुष्ट हो जाती तो क्या बोलते हैं अपन, मूल बिंदु की ओर होगा।
ठीक है, संतुष्ट नहीं होती है, इधर लिख देता हूं मैं। असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु के अपोजिट होगा, का क्षेत्र हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत मूल बिंदु के विपरीत और होगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब बनाते हैं अपन, देखो इधर डायग्राम, देखो इधर ये आ गया, ये एक्स अक्ष आ गया, ये एक्स डैश आ गया, ये वाई आ गया और ये वाई डैश आ गया, ये जीरो आ गया, मूल बिंदु हो गया, ये मूल बिंदु हो गया ना। तो दो पॉइंट निकाले थे मैंने असमीका से, एक तो 1 0 जाएगा, x बराबर 1 y बराबर, दूसरा पॉइंट कितना जाएगा यहाँ 0 1 आ जाएगा, ये b बिंदु हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा a बिंदु हो जाएगा, ये रेखा जाएगी इसके। ठीक है, ये रेखा आ गई। अब क्या होगा, ये रेखा आ गई तो मूल बिंदु के अपोजिट होगा, यहाँ आ गया अपने पास, क्या होगा, ये रेखा बना दी, क्या रेखा जाएगी आपके पास, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1। ठीक है, मूल बिंदु की ओर तो होगा नहीं, अगर मूल बिंदु की ओर होगा ये तो मैं तीर का निशान किधर बनाता, इधर बनाता। अगर मूल बिंदु की ओर अगर होता ये संतुष्ट होता, या लैंग्वेज लिख रही है आपको, जो रेखा दे रही है आपको x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1, वहां वैल्यू पुट करनी है, x बराबर 0 y बराबर 0। यहाँ 0 वैल्यू आ गई जो 1 से छोटी, संतुष्ट नहीं हो रही। अगर संतुष्ट नहीं होती इसका मान क्या होगा, मूल बिंदु के अपोजिट होगा, मतलब अपोजिट का मतलब बाहर जाएगा। ठीक है, तीर का निशान क्या आएगा, हवा में जाएगा इधर, और मूल बिंदु की ओर होता है तीर का निशान कहाँ आता, नीचे की साइड आता। आज हम पढ़ेंगे प्रतिधारा क्रियाविधि। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, मूत्र को सांद्रित, मूत्र को सांद्रित रूप में उत्सर्जित करने की क्रिया। इस नाम से भी परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है। ये प्रतिधारा क्रियाविधि क्या है समझाइए, या फिर मूत्र को सांद्रित रूप में उत्सर्जित करने की क्रिया को समझाइए, इम्पोर्टेंट है। अब हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। इससे पहले हमने मूत्र निर्माण की क्रियाविधि पढ़ी थी। ये क्रियाविधि हमने कहाँ पढ़ी थी, नेफ्रॉन में। ठीक है, इसके 3 चरण थे। सबसे पहला था परानिस्यंदन, या इसको निस्यंदन भी बोला था। सेकंड स्टेप था अवशोषण, एंड थर्ड स्टेप था स्त्रवण। ये तीनों स्टेप हमने कल पढ़े, मतलब इससे पहले वाली क्लास में, और इन तीनों स्टेपों के द्वारा जो मूत्र का निर्माण हुआ वो हमने पढ़ा। अब मूत्र बन तो गया, लेकिन इस मूत्र को सांद्रित रूप में उत्सर्जित कैसे करेंगे। जो मूत्र बना था कल, कहाँ बना था, डीसीटी वाले भाग में, यही बना था ना। और इसके बाद में इसका संग्रह कहाँ हुआ था, संग्रह नलिका में। ठीक है, मूत्र निर्माण हो चुका है,
अब मूत्र इकट्ठा भी हो चुका है, ठीक है, एकत्रित हो चुका है, मतलब मूत्र का स्टोरेज हो चुका है। अब ये जो मूत्र का स्टोरेज होता है, इसके बाद में जब मूत्र का अपन उत्सर्जन करते हैं, उत्सर्जन जानते हो, शरीर से बाहर निकालेंगे इसको अपशिष्ट पदार्थों को, तो ये किस रूप में होगा, ये होता है सांद्रित रूप में। समझ रहे हो बात को, सांद्रित रूप। सांद्रित का अर्थ क्या होता है, गाढ़ा, यानी कि इस मूत्र के अंदर से जो जल है उसकी मात्रा को और कम किया जाता है। मूत्र को सांद्रित रूप में उत्सर्जित करने का अर्थ क्या है कि इस मूत्र को, जो मूत्र होता है तनु रूप में होगा, इसको थोड़ा सा और सांद्रित करेंगे, थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे, है ना। ये कैसे होता है, ये सारी क्रिया हम पढ़ेंगे। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, मूत्र का निर्माण हो चुका है, अब मूत्र को हम क्या करेंगे, बाहर त्यागेंगे। वो भी किस रूप में त्यागेंगे, सांद्रित रूप में त्यागेंगे। तो ये एग्जाम में आता है, क्वेश्चन है कि मूत्र को सांद्रित रूप में उत्सर्जित करने की क्रियाविधि को समझाइए, या प्रतिधारा क्रियाविधि क्या है समझाइए। ठीक है, तो आज इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, ध्यान से समझना, इसको इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन, इस नेफ्रॉन के अंदर मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता होती है भाई। इस नेफ्रॉन के अंदर क्या होती है, मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता होती है। अब ये क्षमता कहाँ होती है, जैसे मान लो मैं नेफ्रॉन बना रहा हूं, इस चित्र को जब भी आप एग्जाम में बना के आएंगे तो सेम ऐसे कैसे बना के आएंगे, न कि किताब की तरह बनाएंगे। उसकी भी एक वजह है, वो क्या है, देखो इधर, ये जो भाग है इसका नाम है पीसीटी, ये वाला जो भाग है इसका नाम है डीसीटी। क्लियर, ये तो है पीसीटी है डीसीटी, यहां से लेकर के यहां तक पूरा के पूरा जो भाग है, ये भाग है हेनले लूप, हेनले लूप, और ये वाला भाग है संग्रह नलिका। अब जिसने इससे पहले की क्लास नहीं ली उसको बहुत कम समझ में आएगा। क्यों, हम क्योंकि हम साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस का अध्ययन क्या होता है, क्रमबद्ध अध्ययन होता है, एक के बाद एक चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसलिए क्लास में जब पढ़ाया जाता है तो एक के बाद एक टॉपिक को निरंतर रूप से पढ़ाया जाता है। ये स्ट्रक्चर का हमने पहले अध्ययन कर लिया था, इसके बारे में अपन कोई चर्चा नहीं करेंगे। कैसे मूत्र बनाए हुए हमने पढ़ लिया था, केवल आज जो इसमें से काम आएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि चित्र ऐसा क्यों बनाना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं, और अगर ऐसा नहीं बनाएंगे तो उसके नुकसान क्या है। देखो, ये जब नेफ्रॉन बनेगा तो इस नेफ्रॉन से यहाँ से देखो एक लाइन खींच रहा हूँ मैं ना, अच्छी तरह देखना, ये लाइन, इस लाइन के ये जो वाला भाग है पीसीटी और ये वाला जो भाग है डीसीटी, इस लाइन के ऊपर आना चाहिए, मतलब दोनों एक समतल लाइन के ऊपर आने चाहिए। इस तरह से हमको चित्र बनाना है। उसकी वजह क्या है, देखो, क्योंकि ये जो भाग है ऊपर वाला, ये भाग होता है इस नेफ्रॉन का कोर्टेक्स, हिंदी में इसको हम कहते हैं वलकुट। ये वाला भाग क्या है, कोर्टेक्स है। इसके नीचे का जो भाग है पूरा, ये यहां से लेकर के यहां तक, ये भाग होता है इसका मेडुला, मध्यांश। ये बाहरी मध्यांश और ये भीतरी मध्यांश। समझ रहे हो बात को, तो ये चित्र को ऐसे बनाया जाता है। इस मध्यांश वाले भाग में ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली चीज आती है केवल, और कोर्टेक्स वाले भाग में पीसीटी ऊपर का भाग और ये वाला भाग आता है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा बनाने से फायदा क्या है और ऐसा क्यों होता है ना, ऐसा क्यों, इसकी इसकी वजह देखो, साइंस में हर चीज की कोई ना कोई वजह होती है, बेवजह कुछ भी नहीं होता। जब तक अपन क्या कैसे क्यों को नहीं समझेंगे, जब तक हम साइंस का अध्ययन नहीं कर सकते, है ना। इसलिए किताबी ज्ञान लेने से कुछ भी नहीं होता। ऐसा क्यों है, इसका एक वजह है, क्योंकि ऊपर वाला जो भाग है ये होता है आइसोटोनिक। क्या होता है ये, आइसोटोनिक, हिंदी में हम इसको कहते हैं संपरासरी। जब तक हम इस टर्म्स को या इस चित्र को नहीं समझेंगे तब तक हमको टॉपिक समझ में नहीं आएगा, है ना। इसलिए इनको इसको समझना जरूरी है।
ऊपर वाला जो भाग है ये भाग क्या है, कोर्टेक्स है, वल्कुट है, और इसका जो मीडियम होता है माध्यम, है ना, ये कैसा होता है, संप्रासरी होता है। अब आपको पता होना चाहिए संप्रासरी क्या है, आइसोटोनिक क्या होता है ना। जानते हो आपने केमिस्ट्री में 3 चीज पढ़ी होगी और इससे पहले भी आपने पढ़ा होगा। एक होता है विलयन, ठीक है, बनता किससे, वो विलायक से और विलय से बनता है ना। अरे विलयन बनता है ना, विलयन किससे बनेगा, ये विलायक प्लस विलय, इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, विलयन बनता है। जैसे मान लो अपन क्या बना रहे हैं, चाशनी बना रहे हैं। अब चाशनी कैसे बनेगी, शक्कर प्लस पानी। अब यहां पर जो पानी है, पानी किसका कार्य करता है, विलायक का। ये विलायक है तो ये क्या हुआ, शक्कर विलय। इन दोनों के मिलने से क्या बनी, चाशनी, ये क्या बना, विलयन। बात समझ में आ रही है। विलायक और विलय के मिलने से क्या बनता है, विलयन बनता है, सॉल्यूशन बनता है ना। अब यहाँ पर जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये सॉल्यूशन बना। अभी डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ये करेगा शक्कर के ऊपर, विलय के ऊपर। अगर विलय की मात्रा ज्यादा है, जितनी ज्यादा मात्रा अपन डालेंगे उतना ही विलयन कैसा होता जाएगा, सांद्र होता जाएगा। अब सांद्रता किससे बढ़ रही है ना, बहुत से बच्चे नहीं जानते सांद्रता क्या होती है। सांद्रता का अर्थ क्या होता है, विलयन में विलय की मात्रा, अपन आम भाषा में इसको कह सकते हैं, हालांकि मात्रा होता नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। जैसे किसी भी विलयन में विलय की मात्रा, अब जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे विलयन कैसा होता जाएगा, गाढ़ा होता जाएगा। इसका अर्थ क्या है, विलयन कैसा होता जा रहा है, सांद्र होता जा रहा है ना। अब देखो आप, अब ये जो सॉल्यूशन बना है, अगर इस सॉल्यूशन में हम विलय की मात्रा बढ़ाते जाएंगे तो सांद्र होता जाएगा, और विलय की मात्रा कम करते जाएंगे तो विलयन कैसे होता जाएगा, तनु होता जाएगा। तो मान लो मैं यहाँ पर 2 प्रकार के आपको विलयन बना के बता रहा हूं। यह है विलयन फर्स्ट और यह है विलयन सेकंड। जब तक आप इस चीज को नहीं समझोगे तब तक आपको चित्र समझ में नहीं आएगा, है ना। देखो ये विलयन फर्स्ट में मैंने क्या किया, दोनों में मैंने जल लिया विलायक के रूप में, ये ले लिया मैंने जल। ये जल क्या है, यहाँ पर विलायक। जल मैंने समान मात्रा में लिया है। कैसे लिया है मैंने, समान मात्रा में। जैसे कि मान लो मैंने इसमें जल लिया है 1 लीटर, तो मैंने इसमें भी जल कितना लिया है, 1 लीटर लिया है। क्लियर। अब मैं ये विलयन किसका बना रहा हूं, मैं ये विलयन शक्कर का बना रहा हूं, मतलब ग्लूकोज का, ठीक है। या फिर अपन NaCl का भी बना सकते हैं, किसी का भी बना सकते हैं। मान लो मैंने ग्लूकोज का विलयन बनाया और ये भी मैंने ग्लूकोज का ही बनाया है, ठीक है। अच्छी तरह समझ रहे हैं इस चीज को। ये विलयन भी मैंने ग्लूकोज का और ये भी मैंने ग्लूकोज का बनाया, मतलब मैंने क्या किया, जल में ग्लूकोज को घोला। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कर दिया कि ग्लूकोज को जो मैंने इसमें डाला है, इसमें डाला मैंने 500 ग्राम, ठीक है, मतलब आधा किलो। इसमें भी मैंने कितना डाला, इसमें मैंने डाला 300 ग्राम। देखो अंतर क्या है, 1 लीटर पानी इसमें है, 1 लीटर पानी इसमें है। मैंने इसमें जो विलय डाला है ग्लूकोज के रूप में वो डाला है 500 ग्राम, इसमें मैंने डाला है 300 ग्राम। अर्थ क्या हुआ, इसमें ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा है, इसमें ग्लूकोज की मात्रा कम है। अब इनमें से सांद्र विलयन कौन सा होगा, इन दोनों में से सांद्र विलयन कौन सा है, ये वाला या ये वाला, तो आपका जवाब होगा ये वाला। ये वाला सांद्र विलयन क्यों है, क्योंकि इसमें विलय की मात्रा क्या है, ज्यादा है। विलायक की मात्रा तो बराबर है लेकिन विलय की मात्रा क्या है, ज्यादा है। तो ये कैसा विलयन है, सांद्र विलयन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछता हूं कि अगर इन दोनों विलयन को पास पास रखा जाए या अर्ध पारगम्य झिल्ली से जोड़ दिया जाए तो इसमें जो विलायक के जो अणु हैं उनका प्रवाह कहां से कहां होगा। आपका क्वेश्चन क्या है, इन दोनों विलयन को अगर एक सेमी परमेबल मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली से जोड़ दिया जाए तो इनमें विलायक के जो अणु हैं उनका प्रवाह कहां से कहां होगा, क्योंकि हमेशा प्रवाह किसका होता है, विलायक के अणु का होता है, न कि विलय के अणु का। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। कहां से कहां की ओर होगा, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, यहां से यहां होगा या यहां से यहां होगा, बताओ आप। विलायक की मात्रा दोनों में बराबर है। जल की मात्रा, आप लोग क्या करते हो कभी कभार जब जवाब देते हो ना तो आप क्या कहते हो कि जल अधिकता से कम की ओर जाता है, आपका जवाब ये रहता है ना। अब यहाँ पे जल तो बराबर है,
फिर कैसे जाएगा? सोचने वाली बात है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये चीज समझ में, मतलब अपन जैसे किताबी ज्ञान लेते हैं ना, अपन को समझने में बहुत आसानी होती है किताबें पढ़ने से, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है, देखो आप, इसमें जब ग्लूकोज मिला हुआ है तो ये 500 ग्राम है, इसमें ग्लूकोज 300 ग्राम है। अब ये सांद्र विलयन है, थोड़ा विलयन कैसा है, थोड़ा सा विलयन है तनु। जब तक दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाएगी, बात को समझना, जब तक दोनों की कंट्रेंसिव बराबर नहीं हो जाएगी, सांद्रता बराबर नहीं होगी, तब तक प्रवाह होगा। और प्रवाह कहां से कहां होगा? इधर से इधर। कहां से कहां होगा? 300 ग्राम से 500 ग्राम की ओर होगा, क्योंकि ये वाला विलयन सांद्र है, गाढ़ा है, ये वाला विलयन कैसा है, थोड़ा सा पतला है। जब तक दोनों की सांद्रता बराबर नहीं हो जाएगी, तब तक इधर से इधर का प्रवाह कैसा होगा? चलता रहेगा, अणुओं का प्रवाह होता रहेगा। और जैसे सांद्रता बराबर हो जाएगी तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। दोनों की सांद्रता कैसी है? बराबर है, तो क्या होगा? प्रवाह नहीं होगा। इस आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, परासरण। ये क्रिया क्या है? परासरण की क्रिया है ना, वो इधर से इधर हो रहा है, वो इधर से इधर हो रहा है। अगर अंदर से बाहर होता है तो बहिःपरासरण, और बाहर से अंदर होता है तो अंतःपरासरण। इसमें कोई बाह्य अंतःपरासरण कहीं काम नहीं आ रहा, क्योंकि दोनों सेल बाहर रखी हुई है इसलिए, है ना। अब ये चीज मैंने आपको समझाई क्यों, ये जो शब्द आया ना समपराश्रयी आइसोटोनिक, ऊपर वाला भाग कैसा होता है? समपराश्रयी आइसोटोनिक। इसका अर्थ क्या हुआ? दोनों के अंदर और बाहर, सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर, दोनों तरफ सांद्रता कैसी है? बराबर है, यानी कि अणुओं का प्रवाह इधर से उधर नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको इतना सारा समझाया, क्योंकि ये चीज यहाँ भी काम आएगी, ये भी, है ना। तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा जब मैं इसको आपको समझाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखना एक बार और ना, जब दोनों जगह सांद्रता बराबर हो जाती है तो माध्यम पूरा का पूरा कैसा हो जाता है? समपराश्रयी आइसोटोनिक, जिसमें क्या होता है? अणुओं का प्रवाह रुक जाता है, ठीक है। क्लियर? अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखो, हम पढ़ रहे थे, ऊपर वाला माध्यम है, ये है आइसोटोनिक संप्रासर, है ना। कौन सा भाग है नेफ्रॉन का? कॉर्टेक्स। नीचे वाला भाग कौन सा है? मेडुला। और ये वाला जो भाग होता है, अब देखो, है ना, यहाँ पर काम आएगा। अब ये होता है आपके हाइपरटोनिक। ऊपर वाला तो होता है आइसोटोनिक, नीचे वाला होता है हाइपरटोनिक। ऊपर वाला आइसोटोनिक, नीचे वाला हाइपरटोनिक। मतलब इसको हिंदी में हम कहते हैं संपरासरी, और इसको हम हिंदी में कहते हैं अतिपरासरी, ठीक है। आइसोटोनिक को क्या बोलेंगे? संपरासरी। हाइपरटोनिक को हम क्या बोलेंगे? अतिपरासरी बोलेंगे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, नेफ्रॉन के अंदर ये जो पूरा के पूरा नेफ्रॉन है, इसके इधर इधर ये जो जगह बसती है ना, सेल्स का जो बीच का रिक्त स्थान होता है, जो गैप होता है, इसको हम कहते हैं अंतराकाशी। इसको कहा जाता है अंतराकाशी स्थल या अवकाश, ठीक है। इस अंतराकाशी अवकाश में ही जो सॉल्यूशन होता है या जो विलयन होता है, उसका माध्यम हम बता रहे हैं कि इसका जो अंतराकाशीय अवकाश है, जैसे ये वाला नेफ्रॉन को छोड़कर जो भाग है ना, पूरा बच्चा को चाहिए, ये है ना, इसका माध्यम कैसा है? अतिपरासरी है। ऊपर का माध्यम कैसा है? यहाँ का माध्यम भी, ये जो अंतराकाशीय अवकाश है, इसका माध्यम क्या है? आइसोटोनिक है। अंदर नेफ्रॉन का भी कैसा है? आइसोटोनिक है। इसी कारण से यहाँ पर अणुओं का प्रवाह या आयनों का प्रवाह नहीं होता है। कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से यहाँ होगा, यहाँ से यहाँ होगा, क्योंकि दोनों सॉल्यूशन कैसे हैं? अब अंतर आ गया दोनों में, क्योंकि बाहर का माध्यम कैसे हो गया? अतिपरासरी हो गया भाई। अतिपरासरी का अर्थ क्या होता है? सांद्रता कम या ज्यादा? बताओ। ज्यादा होना, है ना। बाहर की सांद्रता क्या है? ज्यादा है। वही तो चीजें है ना, एक एक चीज समझानी पड़ेगी। अतिपरासरी का अर्थ क्या है? हाइपरटोनिक का अर्थ क्या है? कि यहाँ की सांद्रता क्या है? ज्यादा है। किसकी अपेक्षा? इस नेफ्रॉन की अपेक्षा। इस नेफ्रॉन वाले भाग में जो बाहर का जो ये माध्यम है, इसका हमने नाम क्या रखा है? अंतराकाशीय अवकाश या अंतराकाशीय जो स्तर है। यहाँ पर क्या होता है? इसकी सांद्रता ज्यादा है, ठीक है। यह लिख देता हूं, अंतराकाशीय अंतराकोशिक द्रव, अंतराकोशिक द्रव, ठीक है। ये इसका माध्यम कैसा है? अतिपरासरी, मतलब हाइपरटोनिक। ये जो पूरा है
अंतराकोशिक, इसकी क्या है, सांद्रता ज्यादा है। मतलब क्या होगा, सांद्रता ज्यादा है मतलब जल की कमी और आयनों की अधिकता, यानी कि NaCl की अधिकता। ठीक है, देखो दोबारा से रिपीट कर रहा हूं मैं, टॉपिक को अच्छी तरह समझेंगे तभी समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं आए, एकदम हेलीकॉप्टर की तरह हवा में उड़ेगा ये। अपना मेन टॉपिक है मूत्र को सांद्रित, मतलब अपन को मूत्र को कैसा करना है, सांद्रित करना है, गाढ़ा करना है, मतलब जल की मात्रा को क्या करना है, कम करना है। उस दिन भी मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था कि जो ऊंट का मूत्र होता है कैसा होता है, गाढ़ा होता है, समझाया था ना, क्योंकि उसका इनले लूप बहुत लंबा होता है, कई मीटर लंबा होता है। तो मूत्र को सांद्रित रूप में उत्सर्जित करने की जो क्रिया है हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमको नेफ्रॉन के बारे में जानकारी लेनी है। पहले तो ये समझ में आना चाहिए कि नेफ्रॉन का जो पीसीटी डीसीटी वाला पूरा भाग, इस लाइन के ऊपर ये वाला जो भाग होता है, ये होता है कोर्टेक्स वल्कुट। इसके नीचे वाला जो भाग है ये होता है मेडुला मध्यांश होता है ना। अब इस वाले भाग का जो माध्यम है ये होता है आइसोटोनिक, यानी कि समपराशरी, यानी कि पदार्थों का आवागमन रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ का और यहाँ का दोनों का माध्यम कैसा है, एक जैसा है, सांद्रता दोनों की कैसी एक जैसी है, बराबर है। इसलिए यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ पदार्थों का आवागमन नहीं होता है, मतलब अणुओं का, आयनों का आवागमन या जल का आवागमन नहीं होता है। इसके बाद में हम चलते हैं नीचे। नीचे का भाग कैसा है, मेडुला मध्यांश। इसका जो ये अवकाश है, ये अवकाश, इसका नाम क्या है, अंतराकोशीय अवकाश। ये वाली जगह, ये वाली जगह, ये वाली जगह पूरे में है ना, नेफ्रॉन को छोड़कर जो बचा कुचा स्थान है वो सारा सारा कौन सा है, अंतराकोशिक अवकाश है। इसका जो माध्यम है वो कैसा है, अति प्रासरी है। अति प्रासरी का अर्थ क्या है, इंग्लिश में अपन इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक। इसका अर्थ क्या है, देखो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है ना, ऐसा नहीं होता, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। इसका अर्थ है कि सांद्रता क्या है, ज्यादा है किसकी, आयनों की, और कम किसकी मात्रा है, जल की। समझ रहे हो, अति प्रासरी विलयन का अर्थ क्या है कि जल की मात्रा क्या है, कम है, और आयनों की मात्रा क्या है, ज्यादा है। आयन कौन सा, NaCl, नमक। ठीक है, ये सॉल्यूशन में है ना। अब देखो क्या होगा, जैसे ही पदार्थ यहां से होकर इस वाले भाग से गुजरेंगे, केवल यहां से, लाइन के नीचे नीचे है ना, यहां से यहां तक जब मूत्र गुजरेगा तो देखो ये वाली जो भुजा है इसका नाम है अवरोही भुजा। यह ले लोब की वाली भुजा कौन सी है, मैं लिख देता हूं अवरोही। ओके, ये वाली भुजा है आरोही। और इसकी स्ट्रक्चर में हमने कल पढ़ा था कि इसकी भित्ति कैसी होती है, पतली, इसकी भित्ति कैसी होती है, मोटी। इसलिए ये तो जल के लिए क्या होती है, पारगम्य, और ये वाली जल के लिए क्या होती है, अपारगम्य, है ना। लिख देता हूं चलो एक बार और, ये वाली क्या है, जल के लिए अपारगम्य, है ना। देखो समझने में आना जरूरी है, लिखने से कुछ नहीं होता। अवरोही भुजा, आरोही भुजा, ये जल के लिए क्या है, अपारगम्य, ये क्या है, जल के लिए पारगम्य है। पूरा के पूरा यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ हर जगह नीचे का माध्यम कैसा है, अति प्रासरी है, मतलब जल की क्या है, कमी है, आयनों की क्या है, अधिकता है। अब जैसे मूत्र यहाँ से यहाँ गुजरेगा, किधर से किधर, इधर से इधर, फिर वापस कहाँ चढ़ेगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा। जब इधर से इधर जाएगा नीचे की तरफ तो क्या होगा, जल अंदर आएगा या बाहर निकलेगा, जल यहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर को जाएगा, क्योंकि अंदर तो क्या है, मूत्र में जल ज्यादा है और यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर क्या है, जल कम है, तो यहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर निकलेगा, कौन, H2O। ठीक है, और H2O तो निकलेगा बाहर, और यहाँ के इसके अंदर जो आयंस हैं, जैसे ये नमक है ना NaCl, ये आयंस कहाँ जाएंगे, अंदर। जल तो कहाँ निकलेगा, बाहर, प्राशन के द्वारा। किसके द्वारा, अभी इस शब्द में लिखूंगा, पूरी लाइन लिखूंगा, प्राशन के द्वारा जल बाहर निकलेगा, फिर बहुत सारा टाइम हो जाएगा, इतना समय मेरे पास होता नहीं है। और NaCl जो नमक है, इसके आयंस अंदर जाएंगे निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा। अब ये मैं कहाँ लिखूं, ये जाएंगे यहाँ निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा, यह ले लूप मिटा देता हूं। NaCl कैसे जाएगा, निष्क्रिय अभिगमन के द्वारा, है ना। अरे जानते हो ना निष्क्रिय अभिगमन, जिसमें एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतः ही गमन करेगा। और जल किसके द्वारा जाएगा, प्रासरण के द्वारा। कौन सा प्रासरण हो रहा है यहाँ पर, अंत या बही, बही प्रासरण हो रहा है ना, कोशिका से बाहर निकल रहा है जल, इसलिए बही प्रासरण।
तो जल तो कहाँ आएगा, बाहर। आयंस कहाँ जाएंगे, अंदर। ऐसा क्यों हुआ, अभी जस्ट समझा के निपटा हूँ। बाहर का माध्यम कैसा है, अति प्रासरी। इसमें क्या है, जल की कमी, आयंस की क्या है, अधिकता, इसलिए प्रासरण के द्वारा जल यहाँ से कहाँ जाएगा, बाहर, और आयंस कहाँ आएंगे, अंदर। अब जैसे जैसे ये नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, ये यहाँ से यहाँ, फिर वापस ऊपर की तरफ चढ़ेगा, तो क्या होता जाएगा, अंदर आयनों की मात्रा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ रहे हो ना बात को। और जल कैसा होता जाएगा, कम। अब अंदर आयनों की मात्रा बढ़ती जाएगी, इसका अर्थ क्या है, अंदर की सांद्रता क्या है, बढ़ रही है। बात को समझ रहे हो ना। जल तो बाहर निकलता जा रहा है और आयंस कहाँ जा रहे हैं, अंदर। जैसे आयंस अंदर आएंगे तो क्या होगा, सांद्रता बढ़ेगी। तो इसकी सांद्रता क्या है, बढ़ रही है। यानी कि अंदर का जो माध्यम है धीरे धीरे करके कैसा होता जाएगा, बताओ आप, कैसा होता जाएगा, हाइपरटोनिक, अति सांद्रित होता जाएगा ना, अति प्रासरी होता जाएगा, क्योंकि अंदर आयनों की मात्रा बढ़ रही है। जल कहाँ जा रहा है, बाहर जा रहा है। अब देखो यहाँ से नीचे आया, अब यहाँ से कहाँ, वापिस से जल ऊपर की तरफ, सॉरी ये जो इसका ब्लड है, ब्लड के अंदर जो मूत्र है, यहाँ से कहाँ गमन करेगा, ऊपर की तरफ गमन करेगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि ये वाली जो भुजा है, ये क्या है, जल के लिए अपारगम्य है। तो जल तो बाहर निकलेगा ही नहीं, जल बाहर थोड़ी ना निकलेगा यहाँ से। अब आप देखो कि यहाँ का माध्यम अति प्रासरी हो चुका है, यानी कि सांद्रता क्या हुई, बढ़ गई है। अब अगर इसकी सांद्रता अंदर बढ़ गई है तो बाहर की सांद्रता कैसी होगी, कम। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ से जल तो बाहर जा ही नहीं सकता, नहीं अंदर आ सकता है। तो अब कौन बाहर जाएंगे, आयंस। यानी कि यहाँ से जो आयंस है, ये NaCl, यहाँ से कहाँ निकलने लग जाएंगे, बाहर। ये NaCl यहाँ से कहाँ निकलने लग जाएगा, बाहर। बात समझ में आ रही है। यहाँ तो कहाँ आ रहा था, अंदर, यहाँ से वापस कैसे निकल रहा है, बाहर। अंदर बाहर आने की क्रिया, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जाने की पूरी क्रिया, इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिधारा। बात समझ में आ रही है। जो अपना मेन टॉपिक है, प्रतिधारा क्रिया विधि क्या है ना। यहाँ से रुधिर का नीचे आना, वापस से ऊपर जाना, मतलब एक तो एक दिशा में जाना, फिर इसके जस्ट अपोजिट में जाना। ये नीचे, इसका जस्ट अपोजिट कहाँ होगा, ऊपर। ये सारी सारी क्रिया क्या कहलाती है, प्रतिधारा। अभी मैं लिखा दूंगा, अगर अपन को अपने पास टाइम रहेगा तो। सारी सारा क्या कहलाती है, प्रतिधारा कहलाती है ना। अब देखो यहाँ से जल बाहर निकल रहा है, जल की कमी आ रही है, सीधी सी बात है, जल की कमी आएगी, आयंस बढ़ रहे हैं, मूत्र कैसा हो रहा है, सांद्रित हो रहा है, वापस से NaCl को त्याग दिया गया। जल का यहाँ पर कोई हानि नहीं हो रही, ना तो अंदर जा रहा है नहीं बाहर जा रहा है, क्योंकि जल के लिए किसी अपारगम्य में। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, वापिस DCT वाले भाग में, ऊपर आ गया ना। ऊपर का माध्यम भी कैसा है, आइसोटोनिक, यहाँ भी कुछ नहीं हो सकता। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये नीचे। अब नीचे वाला भाग किस में आएगा, मेडुला में, वही बाहर का माध्यम। अब ये जो NaCl बाहर आया है, मतलब क्या हुआ, वापिस से सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। दिमाग लगाओ, यहाँ से ये वापिस से बाहर आ गए, बाहर आते क्या हो गया, NaCl की मात्रा क्या हो गया, वापिस बढ़ गई। यानी कि बाहर का माध्यम कैसा हो गया, वापिस से अति पराशरी हो गया। तो क्या होगा, वापिस से यहाँ से जल बाहर निकलेगा। तो यहाँ से भी क्या होगा, वापिस से H2O कहाँ निकलेगा, बाहर। और मूत्र कैसा हो जाएगा, गाढ़ा, सांद्रित। अपना टॉपिक क्या है, मूत्र को सांद्रित रूप में उत्सर्जन करने की क्रिया। अब यहाँ पर मूत्र कैसा हो चुका है, सांद्रित हो चुका है, गाढ़ा हो चुका है, और ये संग्रह नलिका में जाकर के कैसा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, और फिर मूत्राशय में स्टोरेज होने के बाद में इसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये हमने पूरी की पूरी जो क्रिया पढ़ी, इस क्रिया में जो शब्द कार्य आए, काम में आए, अति पराशरी, हाइपरटोनिक, संपराशरी, ये मैंने आपको समझाए। ये क्यों समझाया मैंने आपको, इसकी वजह आपको पता लगी ये होगी कि इतना सारा कैसे समझाया। कुछ भी नहीं है इसमें, है ना, कुछ भी नहीं है, बस दिमाग लगाना है कैसे कार्य चल रहा है। उसके लिए पहले चित्र समझ में आना चाहिए, है ना। चित्र समझ में आएगा, उसके बाद ही नीचे के बारे में अपन को पता लगेगा, है ना। तो एक बार मैं इसको दोबारा से अच्छी तरीके से रिपीट करता हूँ आपको, है ना। टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रतिधारा क्रियाविधि। प्रतिधारा क्या होती है कि किसी भी माध्यम में, मतलब अपन इसकी बात नहीं कर रहे, किसी भी चीज की बात कर रहे हैं, किसी भी माध्यम में या किसी भी सेल में एक जो फ्लो होता है, द्रव का फ्लो, वो एक दिशा में जाने के बाद में जस्ट अपोजिट दिशा में जाता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिधारा क्रियाविधि कहते हैं। नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है कि मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता होती है। ये क्षमता कहाँ पर होती है, इस नेफ्रॉन के हेलने लूप में एक वासा रेक्टा होता है, जो यहाँ से करके अपन को इसको त्याग देते हैं। कल आपने पढ़ा था वासा रेक्टा। इनके अंदर कुछ सेल्स होती हैं, है ना। उन सेल्स के अंदर क्या होती है, मूत्र को सांद्रित करने की क्षमता होती है। दूसरी क्षमता विद्यमान होती है, इसका जो ये है अंतराकोशिक द्रव, ये वाला जो द्रव है ना, जैसे ये नेफ्रॉन को छोड़ दिया, इसके बीच वाला ये द्रव, ये वाला द्रव, ये वाला द्रव, मतलब जिसमें ये उपस्थित है नेफ्रॉन ना, उसके साइड का चारों तरफ का द्रव जो होता है, इसकी जो सांद्रता है, ये दोनों क्या करती है, मूत्र की सांद्रता को क्या करती है, प्रभावित करती है। मैंने अभी आप लोगों को समझाया कैसे ऊपर नीचे आता है। ये क्रियाविधि क्या कहलाएगी, प्रतिधारा क्रिया कहलाएगी। अब देखो क्या होता है, नेफ्रॉन के ऊपर वाला भाग क्या कहलाएगा, ये वल्कुट कॉर्टेक्स,
नीचे वाला जो भाग है क्या कहलाएगा, मेडुला। ये बाहरी मेडुला और ये भीतरी मेडुला, ठीक है। बाहरी मध्यांश और ये आंतरिक मध्यांश, ठीक है, आउटर मेडुला और इनर मेडुला। यहाँ का माध्यम कैसा होता है, कोर्टेक्स वाले भाग का आइसोटोनिक होता है, हिंदी में कहते हैं हम संप्रासरी। संप्रासरी मतलब जो अणु है उनका आदान प्रदान नहीं होगा, क्योंकि दोनों का माध्यम कैसा है, बराबर है। बाहर जितनी मात्रा में अणु विद्यमान है उतने का अंदर है, तो इधर से उधर ये नहीं जाएंगे। नीचे की तरफ क्या होता है, जो अंतराकोशिक जो द्रव है, ये वाला द्रव पूरा के पूरा ही, इस द्रव का जो माध्यम कैसा है, अतिपरासरी है। इसका अर्थ क्या हुआ, सांद्रता क्या है इसकी, ज्यादा है। सांद्रता में क्या ज्यादा है, NaCl, नमक ज्यादा है ना। और किसकी कमी है, जल की कमी है। जैसे ही ब्लड यहाँ आएगा तो इस ब्लड से क्या होगा कि जल बाहर जाएगा और NaCl अंदर आएंगे। जल बाहर क्यों जाएगा, क्योंकि बाहर क्या है, जल की कमी है, सांद्रता ज्यादा है। और हम जानते हैं कि परासरण की क्रिया के द्वारा क्या होता है, अंतःपरासरण या बहिःपरासरण की क्रिया होती है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हो रही है, बहिःपरासरण। बहिःपरासरण के द्वारा जल कहाँ जा रहा है, बाहर। जैसे जल बाहर जाएगा, अंदर का माध्यम भी कैसे होता जाएगा, सांद्रित, गाढ़ा होता जाएगा। NaCl भी कहाँ गए, अंदर। अब यहाँ पर NaCl अंदर आते जाएंगे तो अंदर का माध्यम कैसा हो गया, नेफ्रॉन का माध्यम, ये भी कैसा हो गया, हाइपरटोनिक। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इसका माध्यम कैसा हो गया, ये हाइपरटोनिक, अतिपरासरी। ये अतिपरासरी हो गया। अब अतिपरासरी होने के बाद में जैसे ये ऊपर गमन करेगा तो ऊपर जल तो बाहर जा ही नहीं सकता, जल के लिए तो क्या है, अपारगम्य। तो यहाँ से क्या होगा, अतिपरासरी होने के, अतिपरासरी का अर्थ क्या है, अब अंदर की सांद्रता क्या है, बढ़ गई है। अंदर का माध्यम कैसा हो चुका है, गाढ़ा, और बाहर का माध्यम कैसा हो गया, इससे थोड़ा सा कम। तो क्या होगा, आयन यहाँ से वापस से कहाँ निकलेंगे, बाहर। तो देखो यहाँ से ये आयन तो बाहर निकल गए, क्योंकि अपन ऐसे NaCl को बाहर मूत्र में भी नहीं त्याग सकते, समझ रहे हो ना बात को। तो ये वापस से कहाँ निकल जाते हैं, बाहर। बाहर निकलने के बाद में ये माध्यम वापस से यहाँ आया, ये वाला माध्यम आइसोटोनिक है, इसके बाद वापस नीचे आया। अब यहाँ से क्या होता है, जल कहाँ निकलेगा, बाहर। क्यों निकलेगा जल बाहर, क्योंकि ये आयंस बाहर निकलते ही अंदर का माध्यम कैसा हो गया, वापस तनु हो गया। तो जल की मात्रा बढ़ गई ना, तो जल को वापस कहाँ निकला जाएगा, बाहर। क्योंकि आयंस जब बाहर आएंगे तो बाहर की सांद्रता वापस से क्या होगी, बढ़ जाएगी। बाहर की सांद्रता बढ़ जाएगी, अंदर की सांद्रता कम है, तो जल यहाँ से कहाँ निकलेगा, वापस बाहर निकलेगा। और मूत्र कैसा हो जाएगा, अपना गाढ़ा हो जाएगा, है ना। तो इस मूत्र को सांद्रित करने की जो विधि है हमने पढ़ी कि मूत्र को सांद्रित कैसे किया जाता है, आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन आज आप लोगों को स्क्रीनशॉट देने का जो समय था वो निकल गया। चलो कोई बात नहीं, आप लोग इसको यूट्यूब पे देखोगे तो वहां से आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसका तो आप ले लो स्क्रीनशॉट, है ना, ताकि कुछ कुछ आपके समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप सभी। भूल गया यार मैं स्क्रीनशॉट देना। कोई दिक्कत नहीं है ना, मेन तो आप समझ जाते हैं ना। हाँ उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। पीछे एक तो टाइम हो गया क्या, हो गया क्या, आपके नाम फिर कल पढ़ लेंगे तो। चलो फिर हम कल पढ़ेंगे। कल एक और आखिरी टॉपिक है अपना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अभी, जो ये मूत्र की क्रिया है। यहाँ पर जो ये जल है और ये जो सोडियम आयंस है ना, इनका रेगुलेशन कैसे होता है, नियमन कैसे होता है, इनको कंट्रोल कौन से हार्मोन करेंगे। कल हम दो हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, एक तो है एडीएच हार्मोन और एक होता है एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन, ठीक है, एल्डोस्टेरोन। इन दोनों के बारे में हम कल जानकारी लेंगे। एडीएच तो क्या होता है, पीयूष ग्रंथि के न्यूरोहाइपोफिसिस से निकलता है, ठीक है। और ये वाला जो हार्मोन है एल्डोस्टेरोन, ये जो हमने पढ़ा था किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वहां से निकलता है। एडीएच हार्मोन क्या करता है कि ये जो जल की मात्रा है इसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, इस सोडियम आयन को कंट्रोल करेगा। ये सोडियम आयन बाहर निकल रहा है ना, अब ये कंट्रोल कैसे होगा इसके बारे में हम जानकारी लेंगे कल, ठीक है। थैंक यू।